अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बांग्लादेश की सेंट्रल बैंक के प्रिंटर्स स्विफ्ट सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब भी कोई डॉलर्स की आलमी कोई ट्रांजैक्शंस होने वाली होती है तो ये प्रिंटर्स उसकी एक रिपोर्ट प्रिंट कर देते हैं ऑटोमेटिकली, जिसको फिर वहाँ पर मौजूद जो स्टाफ होता है वो चेक करता रहता है। ये प्रिंटर्स 24 घंटे खुले हुए होते हैं, तो जब भी वर्कर्स सुबह सुबह आते हैं तो वो हमेशा ये देखते हैं कि पेपर ट्रे में आज कौन कौन से फंड्स ट्रांसफर्स की रिपोर्ट्स आई हुई हैं, यानी वो फंड्स जो कि बांग्लादेश के अकाउंट से किसी दूसरे मुल्क के बैंक में जाने वाले होते हैं या दूसरे मुल्कों की बैंक से बांग्लादेश के अंदर आने वाले होते हैं। तो वो रोज़ाना आकर इसको चेक कर रहे होते हैं। लेकिन 2016 को फरवरी की एक नॉर्मल सी सुबह थी 2016 में, बैंक का स्टाफ सुबह सुबह पहुंचता है, लेकिन वो ये देखते हैं कि पेपर ट्रे खाली होती है। तो जब बैंक के अमले ने मैन्युअली रिपोर्ट्स प्रिंट करना चाहिए तो वो भी नहीं हो रही थी, मैन्युअली भी नहीं हो रही थी। अच्छा जी, आईटी वालों को बुलाया गया, आईटी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो जो सॉफ्टवेयर था ना टर्मिनल का, जो कि स्विफ्ट नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा था बाकी सारे सिस्टम को, उसमें कुछ गड़बड़ थी। तो उसको ठीक करने में काफ़ी टाइम लग गया और जब प्रिंटर्स दोबारा खुलते हैं बांग्लादेश की सेंट्रल बैंक के अंदर तो वहाँ मौजूद जो स्टाफ था उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। क्यों? 35 ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स शो हो रही थी, जो कि बांग्लादेश की सेंट्रल बैंक का जो अकाउंट अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर था उसमें से 35 ट्रांजैक्शंस होने वाली थी। इन 35 ट्रांजैक्शंस के ज़रिए $1 अरब 1 बिलियन डॉलर्स दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ बैंकों के अंदर ट्रांसफ़र होने की कार्रवाई जारी थी। हालांकि बांग्लादेश को इसका कोई इल्म ही नहीं था और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने तो कोई रिक्वेस्ट पैसे लेने देने की कोई की नहीं हुई थी, तो वो ये सोच रहे थे कि ये हमारे अकाउंट से कौन पैसे ले रहा है इस तरह से। 35 ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स उनको मौसूल हुई उस प्रिंटर की रिपोर्ट्स के ज़रिए। और मज़े की बात ये थी कि 35 में से जो 5 ट्रांजैक्शंस थी वो हो भी गई थी ऑलरेडी, जिसका अमाउंट था $101 मिलियन, यानी $101 मिलियन बांग्लादेश की सरकार के अकाउंट से जा चुके थे तब तक। जब ये प्रिंटर दोबारा ठीक हुआ है और उन्होंने रिपोर्ट्स देखी हैं तो $101 मिलियन जा चुके थे। अच्छा जी, जाहिर सी बात है पैनिक मच गया बांग्लादेश के अंदर, पैनिक मच गया वहाँ के सेंट्रल बैंक के अंदर कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, ये हो क्या रहा है। उन्होंने जरा फ़ौरन रब्ता किया न्यूयॉर्क फेडरल रिज़र्व बैंक से कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे पैसे इस तरह कैसे जा रहे हैं बाहर। लेकिन पता चला कि ये सारी कार्रवाई जो कोई भी कर रहा था ना, वो इतना ज़बरदस्त तरीके से कर रहा था, इतना ज़बरदस्त तरीके से प्लान की गई थी कि डेट्स भी ठीक तरह से उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से सिलेक्ट की हुई थी, क्योंकि जब अमेरिका में वीकेंड था ना, बैंक्स बंद थे, तब ये सारा कुछ हो रहा था। तो बांग्लादेश की तरफ से वहाँ के सेंट्रल बैंक ने उस बैंक से अमेरिका के अंदर रब्ता किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड वहाँ से आया नहीं। जब बैंक से दोबारा खुले वहाँ पर मंडे को, तब बांग्लादेश को पता चला था कि $101 मिलियन हमारे अकाउंट से जा चुके हैं। इसमें से $20 मिलियन श्रीलंका के बैंकों में गए थे और $81 मिलियन फिलीपीन के बैंकों में गए थे। अब कहानी क्या चल रही है इसके बारे में हम आपको अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं कि ये पैसा जा कैसे रहा था। तो $20 मिलियन गए थे श्रीलंका के बैंकों के अकाउंट में, $81 मिलियन गए थे फिलीपीन के बैंकों के अकाउंट में। सरकार को पता ही नहीं वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, ना ही सेंट्रल बैंक को पता कि क्या हो रहा है, ये पैसे कौन ले रहा है, कि हमने तो कोई अथॉराइजेशन की नहीं। अलबत्ता जो श्रीलंका के अंदर $20 मिलियन गए थे ना, वो हॉल्ट हो गए थे। और एक बड़ी ही यानी फ़नी किस्म की उसकी स्टोरी है कि वो हॉल्ट क्यों हुए थे। वो भी एक लक कह ले आप, बांग्लादेश की लक थी कि वो पैसे हॉल्ट हो गए। वो हॉल्ट इसलिए हुए थे क्योंकि उस $20 मिलियन वाली जो ट्रांजैक्शन थी ना, उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, स्पेलिंग मिस्टेक। इसी वजह से बैंक के एक एम्प्लॉई के नज़र में वो स्पेलिंग मिस्टेक आ गई और उसने वो पैसे हॉल्ट कर दिए थे। वो पैसे बांग्लादेश को वापस मिल गए थे, $101 मिलियन में से $20 मिलियन वापस मिल गए थे, लेकिन बाकी जो थे $81 मिलियन वो फ़िलिपाइन में गए थे और फिर फ़िलिपीन से वो मुख्तलिफ इंडिविजुअल जो लोग थे उनके अकाउंट के अंदर जा चुके थे पहले ही। और फिर वहाँ से कई लेयर्स में लॉन्डर होकर कसिनोज़ के अकाउंट में गए और इस तरह के उसमें गए, लॉन्डर्स हो गए, वो पैसे उधर उधर हो गए, वो नहीं मिल पाए। बांग्लादेश कहता है कि ये असल में साइबर हमला था, दिस वॉज अ साइबर अटैक।
हैकर्स ने अमेरिकी बैंक के सिस्टम में पेनिट्रेट किया था, बांग्लादेश ऐसा मानता है, लेकिन अमेरिकी बैंक इल्ज़ाम को रद्द करते हुए कहता है कि हमारे सिस्टम में नहीं, बांग्लादेश के अंदर जो बैंक का सिस्टम है उसमें वो घुसे थे। वो जो एक 20 मिलियन वाली ट्रांजैक्शन बच गई थी ना श्रीलंका वाली, वो असल में स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से बची थी। असल में वो भी तय था कि वो भी पैसे जाने वाले हैं, लेकिन वो बड़ा अच्छा काम हो गया क्योंकि उसकी वजह से बाकी की जो ट्रांजैक्शन थी वो हॉल्ट हो गई थी। यानी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ऐसे वो हॉल्ट हो गई क्योंकि पैसे जाने थे शालिका फाउंडेशन नामी एक फर्जी अकाउंट था उसके अंदर, शालिका फाउंडेशन बांग्लादेश की सेंट्रल बैंक के अकाउंट से वो जाने वाले थे शालिका फाउंडेशन के एक अकाउंट में। लेकिन इस अकाउंट के जो टाइटल में, ये जो अकाउंट टाइटल था ना, उसमें शालिका फाउंडेशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। उन्होंने फाउंडेशन की स्पेलिंग उन्होंने FOUNDATION की बजाय FANDATION लिखी हुई थी, फाउंडेशन लिखी थी उन्होंने। इस पर सस्पिशन एक रेज हुई और बैंक की एक एम्प्लॉय था, उसने इसको होल्ड कर दिया था। सस्पिशियस उसने ट्रांजैक्शन शो, उसको लगा ये सस्पिशियस है, उसने होल्ड कर दी, तो पैसे वो भी बच गए थे। और उसके नतीजे में फिर पीछे जो 30 ट्रांजैक्शन पेंडिंग थी जिससे 800-900 मिलियन डॉलर्स और भी जाने वाले थे, वो भी हॉल्ट हो गए थे फॉर द टाइम बिंग। वैसे मोदी साहब भी जो है ना अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक करते रहते हैं वो भी करते रहते हैं। एक बार उन्होंने स्ट्रेंथ जो लफ्ज़ है ना स्ट्रेंथ, इसकी स्पेलिंग STRENGTH की बजाय STREANH पढ़ के दाद वसूल की थी भक्तों से और गोदी मीडिया से। अच्छा, ये 3 साल पुराना वाक़या है। मोदी साहब ने स्ट्रेंथ की ये जो गलत स्पेलिंग पढ़ी थी ना, स्ट्रेन उन्होंने पढ़ा था, स्ट्रेन। तो वो मुझे 3 साल हो गए, ये लफ्ज़ का मफ़हूम पता नहीं चल रहा कि ये STREANH ये क्या लफ्ज़ होता है, जो कि मोदी साहब एब्रीवेशन असल में बता रहे थे कि स्ट्रेंथ का क्या होता है। तो वो 3 साल हो गए, काफ़ी रिसर्च किए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा वर्ड उन्होंने स्ट्रेंथ की जगह पर बोल दिया था, STREANGH। तो अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कौन सा लफ्ज़ है STREANH, जो कि मोदी साहब ने कहा था। बहरहाल, तो वो जो बांग्लादेश के पैसे ले रहे थे ना, जो भी जिन्होंने भी साइबर हमला किया था, वो भी बड़े नालायक किस्म के हैकर्स थे। गलत स्पेलिंग लिख डाली उन्होंने। इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनके कई मिलियन डॉलर उनसे वो महरूम हो गए। जितना वो खांचा मारने के चक्कर में थे उतना मार नहीं पाए। इस स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से एज वी सेड सस्पिशन एक रेज हुआ था और बाकी की 35 में से जो 30 ट्रांजेक्शन्स थी वो बांग्लादेश के उस अकाउंट से ब्लॉक कर दी गई थी। नेवरदलेस 81 मिलियन डॉलर्स का नुकसान बांग्लादेश को उस सब में हो गया था। नाउ आपने देखा कि ये कोई फिजिकल जंग नहीं थी। बांग्लादेश को 81 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया और बाकी का जो यानी बहुत बड़ा नुकसान था वो बच गया थैंक्स टू दैट स्पेलिंग मिस्टेक्स। लेकिन आपने देखा कि ये फिजिकल जंग नहीं थी, ये वर्चुअल डोमेन में एक हमला हुआ था ना, वर्चुअल डोमेन में। भाई नज़र तो नहीं आ रहे थे, जितने भी थे वो बांग्लादेश से बाहर बैठे हुए थे, चंद लोग थे, थोड़ा सा एक टोला है। हम आपको बताएंगे कि शक किस पे जाता है कि किसने किया था ये। लेकिन देखें, ये एक छोटा सा टोला था लेकिन कितना भारी नुकसान पहुंचा के गया। वही एज वी सेड कि लकीली बांग्लादेश बच गया ना बड़े नुकसान से, लेकिन 81 मिलियन डॉलर भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है, वो तो चला गया। ये वर्चुअल डोमेन में एक हमला हुआ था। यकीन से नहीं कहा जाता कि ये किसने किया था, लेकिन एक शक जाता है, लाज़ारुस ग्रुप है, उस पर शक जाता है कि उन्होंने किया होगा। ये नॉर्थ कोरिया का एक ग्रुप है हैकर्स का, उन्होंने शक जाता है कि उन्होंने किया था। इनके बारे में वैसे कुछ ज़्यादा पता है नहीं, बड़ा मिस्टीरियस किस्म का ग्रुप है, लेकिन माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया की इसको सपोर्ट हासिल है। इसीलिए हम आपको बताते रहते हैं कि आज की दुनिया में वर्चुअल डोमेन जो है ना जंगों की, वो फिजिकल डोमेन से ज़्यादा ख़तरनाक है। बॉर्डर पर जो फौजी आपस में लड़ते हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, ये पुराने ज़माने की जंग है। वर्चुअल डोमेन जो है ना, ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक है किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए। ये तो एक छोटा सा एक वर्चुअल डकैती थी ना, ये तो रॉबरी थी छोटी सी, जो कि अभी हमने आपको बताई, छोटी सी रॉबरी थी। आप सोचें कि अगर साइबर वॉरफेयर में कोई बहुत ही चाइना के लेवल का एडवांस्ड मुल्क किसी ऐसे मुल्क पे हमला कर दे जिसके पास साइबर वॉरफेयर की कैपेबिलिटी ना हो, तो उसका क्या होगा। भाई आजकल तो हर चीज़ वर्चुअल है ना, वर्चुअल डोमेन में आजकल आपकी बैंकिंग वर्चुअल में है और बैंकिंग से जुड़ी हुई है आपकी इकोनॉमी, वो वर्चुअल डोमेन है। फिर आपका कम्युनिकेशन का सिस्टम वर्चुअल डोमेन है और ना मालूम क्या क्या। तो वर्चुअल डोमेन में पावरफुल मुल्क अगर भरपूर हमला कर देता है किसी ऐसे मुल्क के पास कि उसके अंदर बचाव की शील्ड ही नहीं है पावरफुल किस्म की, तो फिर बॉर्डर पर खड़ी हुई फौजें किस काम की हैं, आप खुद सोचें किस काम की हैं वो।
इंडिया और चीन के बीच मुस्तकबिल की जंग के अंदर ये जो वर्चुअल डोमेन है ना, ये सबसे अहम तरीन महाज है। आप नोट करें कि इंडिया मुस्तकिल तौर पर फिजिकल डोमेन में तैयारी कर रहा है, मुस्तकिल तौर पर हथियार भी ले रहा है तो फिजिकल डोमेन को नज़र में रख के ले रहा है। फिजिकल डोमेन उस पर ज़्यादा, वर्चुअल पे ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन फिजिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन आप सोचें कि फिजिकल डोमेन में भी तो कई जगहें वर्चुअल डोमेन पे डिपेंडेंट हैं। अगर आपका सैटेलाइट जिस पे आप दुश्मन के फ़ौज की नकलो हमल को देख रहे हैं आसमान से बैठ के सैटेलाइट की तस्वीरों के ज़रिए, अगर आपको आपका सैटेलाइट ही गलत तस्वीरें देने लगे और उसमें जो डेटा आ रहा हो वो गलत हो, यानी जो दुश्मन हो वही गलत डेटा भेज रहा हो आपके सैटेलाइट के ज़रिए आपकी फ़ौज को गुमराह करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये कि फ़लाँ सेक्टर में 1000 फ़ौजी हैं सिर्फ, ये अगर नक्शे में दिखा दिया जाए, तस्वीरें झूठी तस्वीरों में दिखा दिया जाए कि चाइना की सिर्फ 1000 फ़ौजें उधर खड़ी हुई हैं और आप उस सेक्टर को छोड़ दें, आप दूसरे सेक्टर पर फोकस करें, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो 1000 वाली तस्वीर, फ़ौजियों वाली तस्वीर गलत थी, असल में वहाँ पर 1 लाख फ़ौजी खड़े हुए थे, तो वो तो सेक्टर गया ना आपके हाथ से। फिर आपके रेडार्स में अगर आपके अपने ही मुल्क के जहाज़ दुश्मनों के जहाज़ के तौर पर नज़र आने लगे तो आप किसको हिट करेंगे, आपके मिसाइल किसको हिट करेंगे। ये सारी वर्चुअल डोमेन हैं जो कि फ़िज़िकल डोमेन से लिंक्ड हैं। अगर आप फिज़िकली भी लड़ रहे हैं तो भी वर्चुअल डोमेन में आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब खुद कन्फेस कर चुके हैं कि चाइना हैज़ कैपेबिलिटी टू लॉन्च साइबर अटैक्स, और वो कह चुके हैं कई बार कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स फॉर इंडिया। ब्रॉडर व्यू को छोड़ देना, मतलब द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को बीजेपी और आरएसएस के सपोर्टर कहते रहते हैं कि एंटी इंडिया चैनल है, क्योंकि हम भक्तों को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल रहे होते गोदी मीडिया की तरह। हम वो बात करते हैं जो सही होती है, हमें छोड़ दें, आप हमारी बात ना माने। लेकिन इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में उनकी एक रिपोर्ट लगी हुई है, वो खुद कह रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के बकौल के चाइना हैज़ बीन एबल टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ फंड्स, allocated a lot of funds in ensuring that they certainly have a lead over us। तो वो भी कह रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया के कह रहे हैं कि चाइनीज़ हमसे सालों आगे हैं, कई साल आगे हैं इस वर्चुअल डोमेन में। ये इंडिया का वो वीक एरिया है जहाँ पर चीन सबसे ज़्यादा हिट करने जा रहा है और इंडिया के पास इसका कोई जवाब है नहीं। इंडिया अभी थोड़ा बहुत इस पर काम करने के चक्कर में पहले मरहले में इंडिया डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा है कि चाइना के अटैक को हम रोकें कैसे। वहाँ पर चाइना डिफेंस उनका बड़ा ही शानदार है, लेकिन उनका अटैक बहुत इससे भी ज़्यादा तगड़ा है, तो वो अटैक करने पे फोकस है सारा का सारा। चाइनीज़ जो है अटैकिंग मूड में है, वो सारी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज़्यादातर अटैक पे कर रहे हैं, अटैक बेहतर बनाने के लिए। एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ, एक साथ विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर लाखों की तादाद में साइबर हमले हो सकते हैं, लाखों की तादाद में। ये 4, 6, 8, 10 को छोड़ दें आप, लाखों की तादाद में एक एक बैंक पे 10-10 हज़ार हमले भी हो सकते हैं। ये भी चाइना के पास कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी वो सिस्टम बिठा सकते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम जैम कर सकते हैं। ये वो डोमेन है जहाँ पर इंडिया को मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर चाइना बाजी ले जाएगा, और अगर यहाँ पर चाइना बाजी ले गया तो बाकी के सारे सेक्टर्स को वो तहस नहस करके रख देगा।